एक गुप्त सैन्य अड्डे पर एक अजीब आदमी एक बंद कमरे में अकेला बैठा है। वह चुपचाप एक छोटी सी चिमटी उठाता है और दीवारों पर चित्र बनाना शुरू करता है। न तो पेन से न ही पेंसिल से, बल्कि सतह को बार बार खुरचकर। वह घंटों तक काम करता रहता है। धीरे धीरे हर दीवार को चित्रों से भर देता है। वह थका हुआ कमजोर दिखता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। आखिरकार अपनी सारी ताकत लगाकर वह आखिरी चित्र बनाता है। इटली के ट्रीस्टे शहर के एक चौक का विस्तृत चित्र, और फिर वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पलों बाद एक जनरल और एक सैन्य वैज्ञानिक उसे देखने कमरे में आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी मर चुका है। ऐसा लगता है कि उसने अपने शरीर पर इतना जोर डाला कि वह पूरी तरह थकावट से मर गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसने वही जगह क्यों बनाई। उस सैन्य अड्डे से बहुत दूर, उसी ट्रिएस्टे शहर में, मिकेले नाम का एक लड़का अपने स्कूल जाने के लिए साइकिल चला रहा है। रास्ते में वह एक दुकान की खिड़की के बाहर रुकता है। अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे वह सच में चाहता है, एक स्पाइडरमैन की पोशाक। आज रात एक नकाबपोश पोशाक पार्टी है और मिकेले वह सूट पहनना चाहता है ताकि वह आखिरकार स्कूल में सबको प्रभावित कर सके, खासकर स्टेला को, जो उसकी कक्षा में नई आई है और जिसे वह चुपचाप पसंद करता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह उसे देखता है, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह चुपके से अपने फोन से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। हाँ, ये सबसे अच्छा कदम नहीं है, लेकिन जैसे ही वह एक और वीडियो रिकॉर्ड करने ही वाला होता है, टीचर उसे क्लास में फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेती है। सजा के तौर पर वह उसका फोन ले लेती है। इसके कुछ ही देर बाद स्कूल की प्रिंसिपल एक पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना के साथ क्लासरूम में आती है, जो मिकेले की माँ भी है। उसके पास कुछ गंभीर खबर है। छात्रों में से एक, मार्टिनो, लापता है और वह पूरी क्लास से पूछती है कि अगर किसी को कुछ पता हो तो बताएं। चेतावनी देने के बाद जियोवाना मिकेले के पास जाती हैं और उसे वह स्नैक देती हैं जो वह घर पर भूल गया था। अब जरा सोचिए, आपकी माँ पूरी क्लास के सामने क्लासरूम में आ जाएं, जब आप पहले से ही मुसीबत में हों। मिकेले इतना घबरा और शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी नाक अचानक से बहने लगती है। घबराते हुए वह जल्दी से टीचर से पूछता है कि क्या वह बाथरूम जा सकता है, और क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही मिकेले अंदर जाता है, उस पर हमला हो जाता है। उसके सहपाठी ब्रैंडो और इवान अंदर पेंटबॉल गन लिए पैसे मांग रहे हैं। मिकेले सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वे फिर भी उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। फिर इवान उसे एक बेरहम प्रस्ताव देता है, भागने के लिए 10 सेकंड। मिकेले इस मौके का फायदा उठाता है और जितनी तेजी से हो सके स्कूल में दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह हॉलवे से भागकर निकलने ही वाला होता है, उसकी पीठ पर पेंटबॉल से गोली मार दी जाती है। वह सीधे जमीन पर गिर जाता है और हालात और भी खराब हो जाते हैं। बाकी छात्रों के सामने वे लड़के उसके हाथ पर पैर रख देते हैं, जबकि सब हंसते हैं। अब मिकेले सिर्फ घायल ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपमानित भी हो गया है। उसी दिन बाद में वह घर लौटता है, पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है, और अब उसके पास स्पाइडरमैन की पोशाक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। जब वह अपने कमरे में जाता है तो अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है। उसकी तरह कैंडेला को भी सुपर हीरो बहुत पसंद है, लेकिन मिकेले का बात करने का मन नहीं है। वह उसे अन्न देखा करता है और सीधे तिजोरी की ओर जाता है। उम्मीद करता है कि उसमें अभी भी कुछ पैसे बचे हों। जो थोड़ी बहुत बचत उसके पास है, उसे लेकर वह शहर में वापस जाता है ताकि कोई सस्ती पोशाक ढूंढ सके। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीनी दुकान पर पड़ती है, जो सजावटों से भरी हुई है। अंदर उसकी मुलाकात अपने ही उम्र के एक लड़के से होती है और वह पूछता है कि क्या उनके पास कोई सस्ती सुपर हीरो पोशाक है। लड़का उसे एक हीरो की पोशाक दिखाता है, जिसका नाम शिनशिया है, जो उसके देश में बहुत मशहूर है। लेकिन सच कहें तो वह पोशाक ज्यादा पजामा जैसी लगती है, जिसमें एक पुराना केप लगा है। फिर भी मिकेले के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसीलिए वह उसे खरीद लेता है। जाने से पहले वह पूछता है कि इस हीरो के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, लेकिन लड़का बस मुस्कुराता है और कहता है, तुम खुद ही जान जाओगे। उसी शाम जियोवाना काम से घर लौटती है और मिकेले को उसकी नई पोशाक पहने हुए पाती है। लेकिन अब तो मिकेले को खुद ही यकीन नहीं है कि वह पार्टी में जाना भी चाहता है या नहीं। जियोवाना उसे हिम्मत देती है। वह उसे बताती है कि उसे भी अपने डर का सामना करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिवंगत पिता ने किया था, जो शहर के एक मशहूर पुलिस अफसर थे। ये सुनने के बाद मिकेले आखिरकार मान जाता है। वह पोशाक पहनता है और पार्टी में चला जाता है। वहाँ वह ब्रांडो और इवान से दूर रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर स्टेला से हो जाती है। स्टेला मैरी एंटोनेट की पोशाक में सजी हुई है और मिकेले की हैरानी के लिए वह सच में उसकी हीरो वाली पोशाक की तारीफ करती है। एक पल के लिए सब कुछ आखिरकार सही होने लगता है। वे बातें करने लगते हैं, हंसते हैं और मिकेले खुद को खुश महसूस करने लगता है। लेकिन तभी ब्रांडो उन्हें साथ देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। तो एक बार फिर वह मिकेले का दिन खराब करने का फैसला करता है। वह पूरी कक्षा को हॉल में बुलाता है और बताता है कि उसने चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस से मिकेले का फोन ले लिया था। फिर वह कुछ भयानक करता है। वह वे वीडियो चलाता है जो मिकेले ने क्लास में स्टेला की रिकॉर्ड की थी। सभी लोग देखते हैं।
स्टेला हैरान और असहज महसूस करती है और मिकेले से पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया था, लेकिन मिकेले इतनी शर्मिंदा है कि वह बोल भी नहीं पाता। इसके बजाय वह मुड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडो और उसके गिरोह ने सभी रास्तों को बंद कर दिया। कहीं और जाने का रास्ता न पाकर मिकेले बाथरूम में छुप जाता है। अब गुस्से और दुखी होकर वह अपनी सस्ती पोशाक को देखता है और चिल्लाता है, जिनशिया के पास आखिर कौन सी शक्तियां हैं। और ठीक उसी पल इमारत के पास अचानक बिजली गिरती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ जाती है। मिकेले जल्दी से बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलता है और भागता हुआ सीधे घर पहुंच जाता है। एक बार फिर वह सबके सामने अपमानित हो गया है। अगली सुबह मिकेले स्कूल जाने के लिए उठता है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका छोटा कुत्ता मारियो उसे अजीब तरीके से घूर रहा है। मिकेले समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह पहले ही लेट हो चुका है। फिर वह बाथरूम में दांत ब्रश करने जाता है और जो देखता है उससे वह डर जाता है। उसका शरीर पूरी तरह से अदृश्य हो गया है। वह घबरा जाता है। इसी दौरान जियोवाना उसके कमरे में आती है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाती। ये देखकर मिकेले और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। इसीलिए वह जल्दी से एक नोट लिखता है और उसे बिस्तर पर छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है। जियोवाना वह संदेश पढ़ती है और काम पर चली जाती है। इसी बीच मिकेले अपने कमरे में ही रहता है, यह नहीं जानता कि वह फिर से सामान्य कैसे हो सकता है। अब वह केवल अपनी अदृश्य देह को छुपाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वह दस्ताने, टोपी और काले चश्मे पहनता है। जब वह आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि इस तरह घूमना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए वह कुछ पागलपन भरी चीज आजमाने का फैसला करता है। वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और सीधे कक्षा में चला जाता है। कोई भी उसे नहीं देखता। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह सच में अदृश्य है और जाहिर है वह इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सबसे पहले वह चुपके से इवान की पेंटबॉल गन के पास जाता है और उसे ब्लैक बोर्ड पर चला देता है। शिक्षक डर जाती है और इसके बजाय इवान को ही कक्षा से बाहर निकाल देती है। अगला निशाना है ब्रैंडो, जो स्कूल की टेनिस फाइनल में खेल रहा है। अपनी अदृश्यता की वजह से मिकेले बार बार ब्रैंडो के शॉट्स बिगाड़ता रहता है। हर बार जब ब्रैंडो गेंद मारने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और आखिर में वह सबके सामने बुरी तरह हार जाता है। लेकिन मिकेले अभी भी रुका नहीं है। जब ब्रैंडो लॉकर रूम में वापस जाता है, मिकेले टेनिस बॉल्स पूरे फर्श पर फेंक देता है और डरावनी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। ब्रैंडो सोचता है कि यह कोई भूत है और डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाता है। मिकेले हंसना बंद नहीं कर पाता। अपनी आखिरी परीक्षा के लिए मिकेले लड़कियों के चेंजिंग रूम में चुपके से घुसने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह वहां चुपचाप बैठा होता है, स्टेला ठीक उसी जगह तौलिया फेंक देती है जहां वह बैठा है। तौलिया अचानक इंसानी शरीर का आकार ले लेता है। उलझन में स्टेला उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है और ठीक उसी पल मिकेले फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां हैरानी में चीख पड़ती हैं और मिकेले लगभग स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन हालात और भी खराब हो जाते हैं। अब सारी लड़कियां उसे घृणा की नजर से देखती हैं। मिकेले घबरा जाता है और अचानक फिर से अदृश्य हो जाता है। डर के मारे कि कहीं कोई उसका राज न जान ले, वह वापस घर भाग जाता है। लेकिन वहां कैंडेला उसके तैरते हुए अदृश्य चेहरे को देख लेती है। वह पहले तो डर जाती है, लेकिन शांत होने के बाद मिकेले उसे सब कुछ बता देता है। वह समझाता है कि अब उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन वह अभी भी उन्हें नियंत्रित करना नहीं जानता। डरने की बजाय कैंडेला इस बात से उत्साहित हो जाती है कि उसके भाई के पास सुपर पावर हैं। फिर भी मिकेले उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। बाद में अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश करते हुए मिकेले सुनता है कि जियोवाना घर आ रही है। वह जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है ताकि फिर से अदृश्य हो सके। खाली कमरा देखकर जियोवाना सोचती है कि मिकेले अभी तक घर नहीं आया है। वह एक दोस्त को फोन करती है और बताने लगती है कि मिकेले इन दिनों कितना अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर वह कुछ चौंकाने वाली बात कहती है। उसे डर है कि मिकेले को शायद यह सच पता चल गया है कि उसे बचपन में गोद लिया गया था। यह सुनकर मिकेले सदमे में घर से बाहर भाग जाता है। वह बंदरगाह पहुंचता है और चुपचाप एक झूले पर बैठ जाता है। अब उसे लगता है कि जिस भी चीज पर वह विश्वास करता था वह सब झूठ थी। कुछ सेकंड बाद स्टेला पास में अपनी डांस प्रैक्टिस करने आती है। वह देखती है कि झूला अपने आप हिल रहा है, लेकिन डरने के बजाय वह पूछती है कि क्या वहां कोई है। मिकेले खुद को प्रकट नहीं करता। इसके बजाय वह रेत में एक छोटी सी मुस्कुराती हुई शक्ल बनाता है। स्टेला उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि उसने किसी अदृश्य व्यक्ति से मुलाकात की है, इसलिए वह उसे चुनौती देती है कि देखे कौन तेज झूला झूल सकता है। मिकेले चुनौती स्वीकार करता है और कई दिनों बाद पहली बार उसे सच में मजा आता है। जल्द ही स्टेला को बैले प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वह कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह अपने अदृश्य दोस्त से फिर मिलेगी। ये सुनकर मिकेले बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बंदरगाह की ओर देखता है उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक आदमी काले चश्मे में उसे घूर रहा है, जैसे वह उसे देख सकता है, जबकि मिकेले अदृश्य है। मिकेले इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देता है। उस रात बाद में वह स्टेला से मिलने का फैसला करता है।
वह उसके घर पहुंचता है और उसकी बेडरूम की खिड़की पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। स्टेला तुरंत समझ जाती है और उसे अंदर आने देती है। वह उसे एक चादर से ढक देती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन मिकेले कहता है कि वह अभी नहीं बता सकता। जैसे ही वह यह देखने के लिए पास आती है कि वह असली है या नहीं, मिकेले फिर से घबरा जाता है और अचानक वह दिखाई देने लगता है। घबरा कर वह वापस घर भागता है और कैंडेला को सब कुछ बता देता है। वह उसे बताती है कि अब स्टेला को सच बताने का समय आ गया है। तो अगली रात मिकेले हिम्मत जुटाता है। अपने कुत्ते मारियो के साथ वह स्कूल के जिम में जाता है जहां स्टेला अभ्यास कर रही होती है। लेकिन मिकेले उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही एक अनजान आदमी अचानक अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में ट्रैंक्विलाइजर डार्ट गन होती है और वह स्टेला को शूट कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो जाती है। वह आदमी उसे उठाकर अपनी वैन में ले जाता है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल छोड़ने ही वाला होता है, मिकेले और उसका कुत्ता मारियो सब कुछ देख लेते हैं। हालांकि वह सिर्फ एक बच्चा है। मिकेले उस आदमी की ओर दौड़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि स्टेला को छोड़ दो। अपहरणकर्ता पलटकर हमला करता है और मिकेले को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन मारियो कूदकर उस आदमी का हाथ काट लेता है। फिर भी वह आदमी किसी तरह उन्हें दूर धकेल देता है, स्टेला को वैन में फेंकता है और भागने की कोशिश करता है। मिकेले हार मानने से इनकार कर देता है। वह वैन के दरवाजे से चिपक जाता है, लेकिन वह आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है और स्टेला को लेकर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस स्कूल पहुंच जाती है। जियोवाना दौड़कर मिकेले का हाल जानने के लिए वहां पहुंचती है। शुक्र है मिकेले और मारियो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन मिकेले उसे बताता है कि स्टेला का अपहरण हो गया है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन मिकेले फैसला करता है कि वह खुद ही कुछ करेगा। वह खुद से ट्रेनिंग शुरू करता है, अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखने की कोशिश करता है। फिर वह अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे धो दिया है और अब जब वह उसे पहनता है तो वह अदृश्य नहीं हो पाता। गुस्से में मिकेले जियोवाना का सामना करता है। वह उसे बताता है कि कॉस्ट्यूम धोने से उसकी शक्तियां चली गईं। जियोवाना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। गुस्से में मिकेले चिल्लाता है कि वह उससे नफरत करता है और यहाँ तक कह देता है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। जैसे ही वह गुस्से में बाहर निकलता है, बुक केस का शीशा अचानक टूट जाता है, मानो उसका गुस्सा ही इसका कारण हो। वापस पोर्ट की ओर जाते समय उसे फिर वही चश्मा पहने आदमी मिलता है। इस बार वह आदमी खुद को आंद्रे बताता है और दावा करता है कि वही मिकेले का असली पिता है। आंद्रे समझाता है कि वह एक खास इंसान है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो हकीकत को बदल सकती हैं। मिकेले पहले उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए आंद्रे उसे अतीत की सच्चाई बताता है। सालों पहले रूस में एक परमाणु युद्ध के बाद कुछ बचे हुए लोग विकिरण से प्रभावित हुए और उनमें अजीब शक्तियां विकसित हो गईं। इसी वजह से सरकार ने एक गुप्त सैन्य प्रयोगशाला बनाई जिसे डिवीजन कहा गया और एक शीत युद्ध के जनरल के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने इन शक्तिशाली लोगों का प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया। आंद्रे के पास दिमाग पढ़ने और यादें मिटाने की शक्ति थी, लेकिन अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से वह अंधा हो गया। प्रयोगशाला में रहते हुए वह एलेना नाम की एक महिला से प्यार कर बैठा। हालांकि स्पेशल्स को बच्चे नहीं होने चाहिए थे, फिर भी उनके यहाँ एक बच्चा हुआ, मिशेल। लेकिन उन्हें पता था कि सेना उसका इस्तेमाल प्रयोगों के लिए करेगी, इसलिए वे भाग गए। सैनिकों ने उनका पीछा किया। अपने परिवार की रक्षा के लिए एलेना ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पीछे रहकर लड़ाई की। दुर्भाग्य से एक स्नाइपर ने उसकी अदृश्य देह पर बैठती तितली को देख लिया और उसे गोली मार दी। आंद्रे के पास मिशेल को लेकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह यूरोप भर में एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूमता रहा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने जियोवाना को ढूंढा, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थी और मां बनने का सपना देखती थी, और मिशेल को उसके दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन डिवीजन ने कभी भी उस बच्चे की तलाश बंद नहीं की, क्योंकि मिशेल सुपर पावर्ड इंसानों की एक सेना बनाने की कुंजी हो सकता था। जाने से पहले आंद्रे मिशेल को एक खास सूट देता है। उस पर रूसी एस का चिन्ह है और वह उसी सामग्री से बना है जिसका इस्तेमाल कभी एलेना ने किया था। कुछ ही पलों बाद आंद्रे गायब हो जाता है, ठीक उससे पहले जब जियोवाना अपने सहयोगी डॉ बासिल के साथ पहुंचती है। वेट से मारियो को लेने के बाद वे सभी घर लौट आते हैं। मिशेल अपने कमरे में भागता है ताकि नया सूट पहन सके। कुछ मिनट बाद डॉ बासिल उसे चाय पीने के लिए बुलाते हैं, जब तक वे जियोवाना का इंतजार कर रहे होते हैं। अब भी सूट पहने हुए मिशेल उनके साथ लिविंग रूम में शामिल हो जाता है। लेकिन जब बासिल उसे कब पकड़ाते हैं तो मिशेल डॉक्टर की शर्ट पर खून के धब्बे देखता है। कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। वह कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बासिल शांतिपूर्वक उसे बताता है कि सभी दरवाजे बंद हैं। अब फंसा हुआ मिशेल अपना मास्क पहनता है, अपने कपड़े उतारता है और फिर से अदृश्य हो जाता है। बासिल उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंचता है, अदृश्य मिशेल उस पर चाकू फेंकना शुरू कर देता है। बासिल उन्हें एक कुर्सी का इस्तेमाल करके रोकता है। मिशेल लिविंग रूम की ओर भागता है, लेकिन बासिल आटे की एक बोरी उठाकर पूरे घर में फैला देता है। अब वह फर्श पर मिशेल के पैरों के निशान देख सकता है।
कदम दर कदम वह उन निशानों का पीछा करते हुए वापस बेडरूम तक पहुंचता है। जैसे ही मिशेल खिड़की से भागने ही वाला होता है, बासिल उसे पकड़ लेता है और अलमारी से जोर से टकरा देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। बासिल भी डिवीजन के लिए काम कर रहा है और उसकी योजना मिशेल को लैब में ले जाने की है ताकि वे उसे एक शक्तिशाली सैनिक में बदल सकें। लेकिन मिशेल जाने से इनकार कर देता है। वह अचानक बासिल को लात मारता है, खिड़की से कूद जाता है और भाग निकलता है। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, वह फिर से अदृश्य हो जाता है और शहर में दौड़ने लगता है। जल्द ही वह इवान को उसकी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए पाता है। समझाने का समय न होने के कारण मिशेल उससे बाइक स्टार्ट करने को कहता है। इवान सोचता है कि यह कोई भूत है, लेकिन फिर भी तेजी से निकल जाता है। इसी बीच डिवीजन की लैब के अंदर स्टेला को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। वहाँ उसे मार्टिनो और ब्रांडो मिलते हैं। उन्हें भी अगवा किया गया है। स्टेला उन्हें बताती है कि उन्हें जल्दी भागना होगा। वह इधर उधर देखती है और छत में एक खुला हिस्सा पाती है। तीनों एक मानव सीढ़ी बनाते हैं और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसी समय इवान मिशेल को एक पुराने गोदाम में ले जाता है। वहाँ मिशेल खुद को प्रकट करता है और सारी बातें समझाता है। अब जब इवान को पता चल जाता है कि मिशेल के पास शक्तियां हैं, तो वह उसका सम्मान करने लगता है और उसे बताता है कि ब्रांडो भी गायब है। वे एक बचाव योजना बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन मिशेल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बाकी लोग कहां बंद हैं। जहाज पर वापस स्टेला अपने जिम्नास्टिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए गलियारों में चुपके से निकलती है। आखिरकार वह एक आपातकालीन सिग्नल लैंप ढूंढ लेती है। अपने अदृश्य दोस्त को याद करते हुए वह एक संकट संकेत भेजती है। फिर वह लैंप पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और जैसे ही एक गार्ड उसे फिर से पकड़ने आता है, वह लैंप जला देती है। दूर कहीं मिशेल आसमान में चमकती रोशनी देखता है और उस चित्र को पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि स्टेला वहीं है, इसलिए वह और इवान सीधे जहाज की ओर बढ़ जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो हर जगह सशस्त्र गार्ड दिखाई देते हैं। इवान मिशेल से कहता है कि वह अदृश्य हो जाए। जैसे ही वह अदृश्य होता है, इवान अपनी पेंट बॉल गन से पावर बॉक्स पर गोली चला देता है। इससे सुरक्षा प्रणाली में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल चुपचाप अंदर घुस जाता है, बिना किसी की नजर में आए। वह उस कमरे को ढूंढता है जहाँ स्टेला को बंदी बनाकर रखा गया है। एक अग्निशामक यंत्र उठाता है, एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। एक और गार्ड आता है, लेकिन मिशेल उसे मजबूर करता है कि वह सेल खोल दे। वह स्टेला, मार्टिनो और ब्रांडो को आजाद कर देता है और गार्ड्स को अंदर बंद कर देता है। फिर वह अपनी पहचान उजागर करता है। सभी हैरान रह जाते हैं, खासकर स्टेला। लेकिन मिशेल उन्हें बताता है कि समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है और उन्हें जहाज छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन स्टेला कहती है कि अभी भी एक और कैदी कहीं फंसा हुआ है, इसीलिए मिशेल उसके साथ उसे बचाने जाता है। इसी समय जियोवाना मारियो के साथ घर पहुंचती है और देखती है कि घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अचानक आंद्रे बाहर दिखाई देता है। वह जल्दी से उसे बताता है कि मिशेल खतरे में है। वे दोनों उसे ढूंढने के लिए जल्दी से निकल पड़ते हैं। जल्द ही वे इवान को सैनिकों से भागते हुए पाते हैं। अपनी मन पढ़ने की शक्ति का उपयोग करते हुए आंद्रे जान जाता है कि इवान को पता है कि मिशेल कहाँ है और उससे मदद मांगता है। इसी बीच मिशेल स्टेला के साथ एक और सेल की ओर जाता है, लेकिन वे गलती से एक पनडुब्बी में पहुंच जाते हैं। अचानक लाइटें जल उठती हैं और वे महसूस करते हैं कि वे चारों ओर से घिरे हुए हैं। फिर स्टेला मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह हैरान रह जाता है, लेकिन अचानक डिवीजन का जनरल वहां आ जाता है। वह कहता है कि वह मिशेल का इंतजार कर रहा था। वह भी एक स्पेशल है जिसके पास दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह खुलासा करता है कि वह बासिल और स्टेला को भी नियंत्रित कर रहा था। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। डिवीजन की असली नेता योलिना है, जो मिशेल की माँ है। वह जिंदा है और वह सालों से उसे ढूंढ रही थी। जनरल मिशेल से कहता है कि अगर वह डिवीजन के बेस पर जाने के लिए राजी हो जाए तो वे स्टेला को सुरक्षित घर जाने देंगे। जहाज के बाहर जियोवाना मिशेल को ढूंढते हुए अंदर घुस जाती है। वह बासिल से टकराती है, जो अब फिर से सामान्य लग रहा है। लेकिन आंद्रे अचानक सबको बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि मिशेल अब जहाज पर नहीं है और आत्मविनाश प्रणाली सक्रिय हो गई है। सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। आंद्रे, जियोवाना और बासिल मार्टिनो और ब्रांडो को ढूंढ लेते हैं। वे सभी जहाज के फटने से ठीक पहले बाहर भाग जाते हैं। इसी बीच पनडुब्बी के अंदर सैनिक स्टेला को एक आपातकालीन कैप्सूल में ले जाते हैं, जो उसे वापस पोर्ट भेज देगा। जनरल मिशेल से कहता है कि जल्द ही वह अपनी माँ और अन्य स्पेशल्स से मिलेगा, जो सामान्य इंसानों से बेहतर हैं। लेकिन मिशेल अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने से इनकार कर देता है और उसी गुस्से के पल में उसमें एक नई शक्ति जाग जाती है। सिर्फ अपने विचारों का इस्तेमाल करते हुए वह चीजों को हिलाने, नियंत्रित करने और तोड़ने लगता है। जल्द ही पूरी पनडुब्बी अंदर से बिखरने लगती है। मिशेल आपातकालीन कैप्सूल की ओर दौड़ता है, स्टेला को पकड़ता है और दोनों मिलकर उसे सतह की ओर लॉन्च कर देते हैं। आखिरकार वे बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस यह देखने के लिए पहुंचती है कि क्या हुआ था। वहीं सबके सामने मिशेल अपनी अदृश्यता की शक्ति दिखाता है।
मार्टिनो गर्व से घोषणा करता है कि मिशेल अब शहर का नया सुपर हीरो है और उसे एक नाम देता है द इनविजिबल बॉय। अपनी जिंदगी में पहली बार लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पास ही आंद्रे मिशेल को एक तरफ बुलाता है। वह उसे बताता है कि उसे सबकी याददाश्त से अभी अभी जो हुआ है उसे मिटाना होगा। मिशेल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आंद्रे उसे चेतावनी देता है कि जब तक लोग उसकी पहचान जानते हैं, डिवीजन उसका पीछा करता रहेगा। कोई और रास्ता न होने पर मिशेल स्टेला के पास जाता है। धीमी आवाज में वह उससे कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। वह समझ नहीं पाती, लेकिन वे एक विदाई चुंबन साझा करते हैं। फिर आंद्रे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और सब भूल जाते हैं कि मिशेल ही इनविजिबल बॉय है। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। सच जाने बिना पुलिस सारा श्रेय इंस्पेक्टर जियोवाना को देती है। हालांकि मिशेल जानता है कि असल में क्या हुआ था, लेकिन वह अपनी मां को शहर की हीरो कहलाते हुए देखकर खुश है और आखिरकार दोनों के बीच सुलह हो जाती है। बाद में मिशेल स्कूल के जिम में जाता है। वहां लापता छात्रों की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी हो रही है। स्टेला भी वहां है, लेकिन उसे उस हीरो की याद नहीं है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर भी जब स्टेला जाने ही वाली होती है, मिशेल हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाता है। इवान और ब्रैंडो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिशेल उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। स्कूल के बाहर वह स्टेला से पूछता है कि क्या वह उसके साथ घर चलना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ याद नहीं है। वह मुस्कुराती है और हाँ कहती है। शहर में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है, लेकिन डिवीजन के गुप्त अड्डे पर एक सैनिक रिपोर्ट करता है कि मिशेल पनडुब्बी से भाग निकला और साथ ही कुछ चौंकाने वाली बात भी बताता है। उन्होंने उसकी जुड़वां बहन को मोरक्को में ढूंढ लिया है। उसे वापस लाने के लिए वे पहले ही एक मिशन शुरू कर चुके हैं। यह सुनकर योलेना मुस्कुराती है, क्योंकि बहुत समय पहले उसके जुड़वां बच्चे हुए थे और आंद्रे ने उन्हें डिवीजन से बचाने के लिए अलग कर दिया था। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो और भी मूवी स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।